अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। डोनाल्ड लू पर इमरान खान का मुकदमा, इमरान खान ने अमरीकी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान क्यों किया, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि इमरान खान की नैब के सामने पेशी होनी थी, लेकिन उल्टा अब नैब इमरान खान के सामने पेश हो रहा है। और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी, और फिर अलीमा खान ने जो वार्निंग जारी की, ये वार्निंग किसके लिए थी, ख़ास तौर पे उस वक्त जब इमरान खान का जेल से एक पैगाम आया है। और व्यूअर्स, आपको आज के इस प्रोग्राम में जो 6 दरखास्तें काजी साहब की अदालत के खिलाफ आई हैं, इसकी मुकम्मल कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी निज़ाम अदल मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। लोगों को इंसाफ की उम्मीद पाकिस्तानी अदालतों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। बार बार जो असल जिम्मेदारान थे उनको पकड़ने की बजाय साइफर केस में हमने ये देखा कि जिन्होंने साजिश का पर्दाचाक किया, उल्टा उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें इस बात की सज़ा दी गई, इमरान खान को और उनके साथियों को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरी की पूरी उड़ा दी गई कि आपने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो साजिश का आप बयानिया बना रहे हैं, इसे आपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और साजिश हुई नहीं थी, बल्कि आपने अल्फाज में और कागज़ों के अंदर इसे बनाया। व्यूअर्स, इसके खिलाफ केस चला सुप्रीम कोर्ट में। साइफर की एक मौजूदगी के बावजूद इस केस में जुडिशल कमीशन आज तक तश्कील नहीं दिया गया। होना ये चाहिए था ना कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाते। ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी, किसी शख्स के खिलाफ साजिश नहीं थी, एक हुकूमत, एक मुंतखब शख्सियत के खिलाफ साजिश थी, जमहूरियत के खिलाफ साजिश थी। लेकिन आपने जुडिशल कमीशन बनाने की बजाय इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और इन हालात में अब इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और क्या पाकिस्तान की अदालतों के आगे वो सरेंडर कर दें, पाकिस्तान के निज़ाम अदल के आगे सरेंडर कर दें। व्यूअर्स, आज का ये जो पैगाम अलीमा खान उनकी बहन के जरिए बाहर आया है, तो खान साहब ने ना एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि वो इस अदालती निज़ाम के आगे सरेंडर नहीं करेंगे जब तक आइन और कानून के मुताबिक उनके फैसले की सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो डोनाल्ड लू और उनके हैंडलर्स को और उन लोगों को जो इन्वॉल्व थे अब अमेरिका की अदालत में लेकर जाएंगे। व्यूअर्स, एक पैगाम जारी किया गया इमरान खान साहब की तरफ से अपनी बहन अलीमा खान के जरिए, और उन्होंने अब इस बाकायदा ऐलान को पाकिस्तान की कौम के सामने किया। उन्हें अडयाला जेल में पाबंद सलासल कर दिया जाता है और अलीमा खान ये कहती हैं कि भाई ने मुझे बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है जो इमरान खान से मंसूब करके बहन अलीमा खान की तरफ से जारी की गई। और वो ये कहती हैं कि साइफर साजिश में अमरीकी सफारत खाना पूरी तरह मुलविस था। जब हम डोनाल्ड लू की बात करते हैं ना, तो सिर्फ एक शख्स का नाम है डोनाल्ड लू, लेकिन जब पूरा सफारत खाना मुलविस होगा तो ये मुकदमा पाकिस्तान से बाहर अमरीकी अदालतों में अब कैसे लड़ा जाएगा। और इमरान खान ने क्योंकि ऐलान कर दिया, इसका जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान अमरीका की किसी अदालत में इस सवाल को उठाएंगे कि आपके एक एहलकार ने, एक सफ़ीर ने दूसरे मुल्क की सालमियत पर हमला किया, और फिर यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनका किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसका हवाला दिया जाएगा। और अब अमेरिका में इमरान खान के मुकदमे को कौन लड़ेगा, इसके हवाले से बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। व्यूअर्स, ये सवाल कि क्या सिर्फ ये केस डोनाल्ड लू के खिलाफ होगा या फिर इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि जो खान साहब का जेल से पैगाम आया ना, जो उन्होंने भिजवाया अपनी बहन के जरिए, उसमें उन्होंने पूरे अमरीकी सफारत खाने के को इस हवाले से जिम्मेदार ठहराया और ये कहा कि पूरे का पूरा अमरीकी सफारत खाना इसमें मुलविस था, यानी उनकी हुकूमत को गिराने के हवाले से। अमरीकी सफारत खाने और इस साजिश में शामिल इसके अलावा जो लोग भी थे, इन लोगों के खिलाफ भी अब खान साहब जो हैं वो अदालत जाएंगे और इमरान खान डोनाल्ड लू के खिलाफ अब अमेरिका की किसी अदालत में मुकदमा करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये सवाल जो इस पूरे साइफर एपिसोड के साथ जुड़ा हुआ है कि इतनी देर हो गई ना, आपके ज़हन में भी ये सवाल आएगा कि खान साहब को तोड़ लेते। खान साहब ने डील की बात जिस तरह उनसे मंसूब की जाती है, शायद कोई डील भी हो जाती। खान साहब को बैकफुट पर जाने का आपने चारों महाजों से पूरा जोर लगाकर कोशिश की कि वो जाएं, लेकिन वो पीछे नहीं गए। और व्यूअर्स, इस ऐलान के बाद एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि खान साहब पीछे नहीं हटेंगे।
खान साहब अमेरिका की अदालतों में जाएंगे, डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और डोनाल्ड लू के साथ साथ वो किरदार जो उनका साथ देते रहे, अब इनका नाम भी अमेरिका की अदालतों में लिया जाएगा। आपको याद होगा कि खान साहब ने साइफर पे एहतजाज का मामला उठाया, लेकिन उस एहतजाज को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो उनका मौक़िफ़ ये रहा कि हमने एहतजाज पाकिस्तान के मामलात में अमरीकी मुदाखलत पर किया। अब मसला यहाँ पर यह है कि मुदाखलत हुई और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब सच्चे थे और अमेरिका झूठा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। अब इसमें जो ट्विस्ट है, जो बुनियाद बनाकर इमरान खान को जो है मजीद रगड़ा लगाने की तैयारी की जा रही है और कानूनी कार्रवाई इमरान खान के खिलाफ हो रही है, प्रोसिक्यूशन जब भी पेश होती है वो ये मौक़िफ़ अपनाती है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने में इमरान खान का हाथ था और अब उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इस केस में जब भी साइफर का मामला आए ना, ये आपने याद रखनी है कि खान साहब ने ना ये जो ऐलान किया है ना अमेरिका की अदालत जाने का, सफारतखाने की जो साजिश थी इसके खिलाफ, ये पूरे की पूरी जो चार्जशीट थी इमरान खान के खिलाफ ना, इसे खान साहब ने उल्टा के रख दिया है। इल्ज़ामात आप पर लगते हैं साइफर कागज़ को इस्तेमाल करने के सियासी बुनियादों पर, पाक अमेरिका ताल्लुकात में आप रुकावट बने। पाक अमेरिका ताल्लुकात जिसका मईशत से एक काफ़ी गहरा ताल्लुक है, जो आपने ख़राब किए, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया। अब इमरान खान की ये पॉलिसी उस बयान को और उस दलील को और उस प्रोसिक्यूशन को जो आपके खिलाफ खड़ी की गई है, काउंटर करने के लिए इमरान खान ने पूरी की पूरी गेम को ना उल्टा कर रख दिया है, क्योंकि अब अमरीकी साजिशी बयानिया ना सिर्फ एक्सपोज होगा बल्कि ये मामला अमेरिका की अदालतों में जाएगा। अब खान साहब को अमेरिका में लॉयर्स को एंगेज करके और इस मामले को वहाँ पर उठाना चाहिए, अगर कहीं कानून के अंदर कोई प्रोविजन मौजूद है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपकी रियासत ने, आपके सफ़ीर ने पाकिस्तान की सालिमियत को पुकारा, ललकारा, तोड़ने की कोशिश की, लिहाजा इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि हर मुल्क का सफ़ीर ना जी पाबंद होता है, जिस मुल्क में भी उसे डिप्यूट किया जाता है कि वो वहाँ की सालमियत का ख्याल रखे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल करे और फिर उस सरजमीन को जासूसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि सफारतकारी के लिए इस्तेमाल करेगा, दोनों मुल्कों को करीब लाएगा, जो इकनॉमिक टाइज़ हैं उनको मजबूत करेगा। अगर कहीं पर डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करना है किसी भी मुल्क के हवाले से या किसी भी इशू पर, तो ये इनका एक बुनियादी किरदार होता है। लेकिन जब किसी मुल्क को ये पता चले ना कि हमारे ताल्लुकात जो हैं ख़राब करने में किसी मुल्क का सफ़ीर इन्वॉल्व है, वहाँ की एम्बेसी इन्वॉल्व है, सफारतकार इन्वॉल्व हैं, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाँ मुल्क ने फ़लाँ मुल्क के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का जो है वो इशारा दे दिया या हुक्म दे दिया। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है ना कि वहाँ की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, आपकी डिप्लोमेटिक टाइज़ ख़राब होती हैं, तो सफारतकारी के अंदर सफारतकारी होनी चाहिए, साजिश नहीं होनी चाहिए, जो डोनाल्ड लू साहब जो हैं वो करते रहे। अब व्यूअर्स, इसमें ये सवाल कि आने वाले दिनों में इमरान खान मजीद अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अंदिया दे सकते हैं, क्या ऐसा है? आपको याद रखना चाहिए कि इमरान खान बार बार कहते रहे कि अमरीकी साजिश का सबसे बड़ा जो मकामी किरदार थे वो जनरल बाजवा थे, जिन्होंने अपोजिशन से मिलकर उनकी हुकूमत कराई। ये ऐन मुमकिन है कि अगला नाम वो जनरल बाजवा का भी लें, अगरचा उनको अदालत में साबित करना ये बहुत मुश्किल होगा। जो साजिशें पाकिस्तान के अंदर पिछले 72 वर्षों से होती रही, तो क्या किसी डिक्टेटर को इस तरह की सज़ा मिली? कभी भी नहीं मिलेगी, और इसे अदालत में साबित करना ये भी शायद इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं ना कि उनकी हुकूमत को गिराने में भी जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का हाथ था, तो क्या उनके खिलाफ क्या किसी अदालत के अंदर केस चल सकता है? अगर केस आप लेकर भी चले गए तो सबूत कहाँ से लाएंगे, और जो हार्ड एविडेंस है वो कहाँ से निकाला जाएगा, और किस तरह इसको अदालत में साबित किया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो हमेशा से जब अदालतों में किसी भी शख्स का, फौजी डिक्टेटर का या किसी फौजी का नाम लिया जाता है, उसे साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भी हमारी हुकूमत फलां बंदे ने गिरवाई और फलां के कहने पर गिराई, तो इसको साबित करना शायद इतना आसान नहीं होगा। और फिर ये सवाल कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा करने के बयान को किस तरह लेगी और क्या इसका पाकिस्तान की अवाम पर असर पड़ेगा? आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब जब अमेरिका के खिलाफ नारा लगाना, तो पाकिस्तान की अवाम में ये हाथों हाथ बिक गया है, और खान साहब की हुकूमत को गिराना और उनकी मकबूलियत पहले आसमान से बात कर रही है। और फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इन हालात में जब आप एंटी अमेरिका बयानिया या एंटी अमेरिका नारा लगाएंगे ना, तो एक तो फ़लस्तीन का और इसराइल का एक तनाज़ा
اور اس میں امریکہ کا کردار، اس میں بھی لوگوں کو ایک شدید غم و غصہ جو ہے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ تو اوپر سے عمران خان کی حکومت گرانے والا، تو پاکستان کی عوام کے جذبات ہی ایسے ہی ہیں۔ جب بھی امریکہ کی بات آئے گی اور وہ شخصیات جنہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا، ان کے خلاف اگر کوئی نعرہ لگایا جائے گا، کوئی اعلان کیا جائے گا، تو یقیناً اس کا ایک ریاکشن جو ہے پاکستان کی عوام کی عدالت بھی دے گی۔ امریکہ کی عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے یہ بات کا سوال ہوگا، لیکن پہلے عوام کی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا وہ یقیناً عمران خان کے حق میں آئے گا، اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ اس سے مزید مضبوط ہوگا۔ ویورز، یہ سوال کہ عمران خان کے بیان کے بعد سائفر کیس کا اوپن ٹرائل کیا اب لازمی ہو گیا ہے، تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر ٹرائل کو اوپن کرنے کے حوالے سے اگلے ہفتے فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ آج کے بیان کے بعد ٹرائل اوپن ہونا بہت ضروری ہو گیا، اور یہ جیل ٹرائل سے حل نہیں ہوگا، اس کیس کو اب ہر صورت میں اوپن کرنا ہوگا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ شاید اب یہی چاہتی ہے، اور شاید یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ عمران خان کی الیکشن کمپین کا، پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمپین کا نعرہ بن جائے کہ ڈونلڈ لو اور جو سائفر آیا اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہر صورت میں کروائی جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو سیاسی بیانیے جب وہ انتخابی بیانیوں میں بدل جاتے ہیں نا، تو پھر حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ عوام پہلے ہی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، سرویز یہ بتا رہے ہیں، اور پھر اینٹی امریکہ بیانیہ جب عمران خان جس کا نعرہ لگا چکے ہیں یہ اس کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ پلس پلس ہو جائے گا، اور پھر دیگر جتنے منشور اور جتنے ایجنڈے اور جتنے بیانیے آپ کو الیکشن میں انتخابی نظر آئیں گے وہ سارے آپ کو مائنس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کون ہے؟ بہت سارے لوگ شاید ڈونلڈ لو کے بارے میں نہیں جانتے، میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ڈونلڈ لو دوسرے ملکوں میں کس قسم کا گھنونا کردار ادا کرتے رہے، اور اصل میں ڈونلڈ لو جو ہیں وہ ہیں کون جن کے خلاف عمران خان نے اب عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ لو جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی دفتر خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں، اور انہیں امریکہ کے لیے بطور سفارتکار خدمات انجام دیتے ہوئے تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ پاکستان سمیت انڈیا، آذربائیجان، کرغستان اور متعدد افریقی ممالک میں قائم امریکی سفارت خانوں میں وہ مختلف پوزیشن پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور انہیں کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل ہے، کیونکہ سفارتکار کو اگر زبان نہیں آتی نا تو پھر وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا، اور ان کی جو دل کی بات ہے وہ شاید ان تک پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے زبان پر عبور ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ انہیں اردو، ہندی اور جو روسی زبانیں جو ہیں اس پر کافی زیادہ عبور حاصل ہے۔ اچھا، ڈونلڈ لو پر نا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ الزامات لگے ہیں۔ عمران خان نے پہلی بار ان پر کوئی سازش کا الزام نہیں لگایا، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ ممالک نے یہی الزام ان پر عائد کیا۔ 2022 کی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں کہ نیپال اور امریکہ کے درمیان طے شدہ ایک انفراسٹرکچر معاہدہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور پھر نیپال کی پارلیمان میں توثیق کے معاملے پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا، اور مقامی شہریوں کی جانب سے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔ اور نیپال کی اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ لو کا اصل میں کردار کیا رہا ان کے ملک کی سیاست کے اندر۔ احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اس سے نیپال میں امریکی فوجی آ جائیں گے اور انہیں ایک ٹھکانہ مل جائے گا، یعنی ایک امریکن بیس اگر بن گئی تو اوبویسلی یہ سوورینٹی کے اوپر ایک یقیناً ڈائریکٹ اٹیک ہے، سالمیت پر ڈائریکٹ اٹیک ہوگا، جو خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں۔ احتجاج کی وجہ سے جب نیپال کی پارلیمان کی جانب سے اس معاہدے کی توثیق میں کچھ تاخیر ہوئی تو نیپالی اخبارات میں ان دعووں پر مبنی خبریں شائع ہوئی کہ ڈونلڈ لو نے نیپال رہنما کو ایک فون کال کر کے دھمکی دی کہ اگر نیپال کی پارلیمان نے اس معاہدے کی توثیق نہیں کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیں جی، جو نیپال ہے نا ایک لینڈ لاک ایریا ہے، اور ان کی جو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انڈیا پر منحصر ہے، اور جتنی ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اگر امریکہ اور انڈیا ویسے ہی ایک دوسرے کے قریب ہیں تو کیا امریکہ انڈیا کو کہہ کر راستے بند نہیں کروا سکتا تھا؟ بالکل کروا سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ اس پر ڈونلڈ لو کا ایک رد عمل آتا ہے۔ ڈونلڈ لو نے اپریل 2022 میں انڈیا کے دورے پر جب وہ تھے تو انہوں نے وہاں سے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کا بیان آپ کے بارے میں درست ہے، تو انہوں نے اس بیان کی تردید کی۔ امریکہ کا ڈونلڈ لو کے بارے میں بیان جو سامنے آیا، امریکہ کی نائب جو معاون وزیر خارجہ جو تھی الزبتھ
जुलाई में यानी 2023 के अंदर उन्होंने डोनाल्ड लू का नाम लेते हुए कहा था कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात वाज़ेह तौर पर झूठ पर मबनी है। इल्ज़ामात की तरदीद में अमरीकी हुकाम के मुतादिद बयानात का हवाला देते हुए ये भी कहा कि हम ये बात एलानिया और निजी तौर पर भी वाज़ेह कर चुके हैं कि डोनाल्ड लू का पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोई किरदार नहीं है। और व्यूअर्स, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को अमरीका से धमकियां मिली हों। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ये बात पहले कही थी और वो ये कहते रहे, बताते रहे कि किस तरह अमेरिका के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जी, रिचर्ड, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में हमारा साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान पर बमबारी करके हम पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अमेरिका ये जो धमकियां ना, ये मुल्कों को जहां से उनके जो मफादात वाबस्ता हैं ये देता रहता है। फिर इमरान खान ने ये पैगाम इन लोगों के लिए भी दिया जो लोग इमरान खान की अमेरिका के ज़रिए डील की बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान से जेल में अमेरिकी हुकाम जो है मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि इसकी पूरे की पूरी जो स्टोरी थी मैंने कल आपके सामने रख दी। अब व्यूअर्स, इमरान खान पर चलाए जाने वाले मुकदमात के बारे में अलीमा खान ये भी कहती हैं कि वो दफात लगाई जा रही हैं जिस पर उनको सजाए मौत और उम्र कैद हो सकती है। और यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की गई। और अमेरिका जब किसी से नाराज हो जाता है ना, तो फिर इस किस्म के हथकंडे आप अमेरिका की तरफ से होते हुए जरूर देखें। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि ये जो दूसरी खबर है ना, ये नैब ने तौहीन अदालत की है। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का एक फैसला देखा जिसमें तमाम कार्रवाई को जो अडयाला जेल में बंद अदालतों में हो रही है, इसे रोकने की जो इस्तदा थी, इसे इस हद तक मंजूर किया गया और इस पर स्टे दे दिया गया। लेकिन कार्रवाई रुकती नहीं है और नैब अदालत से जो अडयाला जेल के अंदर लगी 4 रोज़ का इमरान खान का जिस्मानी रिमांड लिया गया और फिर खान साहब से 4-4 घंटे तफ्तीश जो अब की जा रही है। अब ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल के अंदर रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर रखना है। मैंने 2 रोज़ पहले ये सवाल आपके सामने रखा भी था कि खान साहब का ना जुडिशल हुआ ना जिस्मानी रिमांड हुआ, तो फिर किस बुनियाद पर खान साहब को जेल में रखा हुआ है? तो वो जितना पीरियड था वो गैर आइनी, गैर कानूनी था और जानबूझकर बगैर किसी कानून के इमरान खान को जेल के अंदर रखा गया और इसीलिए ये तमाम कार्रवाई जो है वो हम होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि ये मामला सादा नहीं है जी, मामला इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि कल को जब बड़ी अदालतों में, आमिर फारूक साहब की नहीं बल्कि इससे बड़ी अदालतों में ये तमाम सवालात जो हैं पूछे जाएंगे ना, तो फिर आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस कायदे और कानून के तहत इमरान खान को 4 रातें जेल में रखा और उस दौरान क्या उनका जुडिशल रिमांड था, क्या उन्हें जिस्मानी रिमांड पर रखा गया? तो जवाब नहीं था। इसीलिए फौरी तौर पर अनन फनन खान साहब का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है और फिर सवालनामा उनके हाथ में रखकर वक्त को धक्का दिया गया है डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर और मजीद वक्त जो है वो बाय किया जाए। ये इसके पीछे कहानी है, इससे ज़्यादा और कोई कहानी नहीं है। व्यूअर्स, एक खबर ये भी आई बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके जो वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो भी जारी हो चुके हैं। और फिर हमने ये देखा कि आज नैब की तरफ से वकला को बताया गया कि मीडिया झूठी खबरें खुद से चलाता रहता है और तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि बुशरा बीबी के कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए और बीबी को ज़मानत जो है वो 21 नवंबर तक, यानी इसमें तौसी बुशरा बीबी की ज़मानत में दे दी गई है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर नैब की पेशी हुई है इमरान खान के सामने। आमतौर पे होता ही है ना कि मुलजिम को बुलाया जाता है जिस पर इल्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पर नैब खुद चल कर गई है क्योंकि अदालत का ये हुक्म था कि आपने जो कुछ पूछना है वो जेल के अंदर इमरान खान साहब से पूछ सकते हैं और आपने इमरान खान को बाहर नहीं बुलाना, सिक्योरिटी हम दे नहीं सकते। अगर इमरान खान बाहर आए तो इनके बयानिए को, इनको संभालना शायद हमारे लिए और रियासत के लिए इतना आसान नहीं होगा। अब अल-कादिर ट्रस्ट केस में नैब तफ्तीश मुकम्मल कर चुका था, लेकिन अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से तफ्तीश जो शुरू की गई है। सवालनामा एक ही है और उसका जवाब खान साहब बार बार वही देते हैं। सवालनामा चेंज करके खान साहब के सामने रख दिया जाता है और सवाल वही होते हैं, सिर्फ अल्फाज का जो चुनाव है वो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, लेकिन उसका क्रक्स एक ही होता है। और जवाब क्योंकि खान साहब ने वही देना है तो जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ खेल जो है वो खेला जा रहा है। और व्यूअर्स, इसके अंदर जो सबसे अहम नुकता था कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर मलक रियाज और दीगर अफराद जो हैं वो अभी तक गायब है, इसीलिए एक इंतहाई कमज़ोर केस होगा। आप मलक रियाज साहब को बुलाते। और फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो रकम आई
जो मनी ट्रेल है उसकी बुनियाद के ऊपर क्या आप इमरान खान के खिलाफ केस बना सकते हैं, और मलिक रियाज साहब और उनके फैमिली मेंबर्स जो पैसे के बारे में बात कर रहे थे, ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किस तरह कमाया गया, इसका जवाब कौन देगा। और फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल था ना, क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की तो ये सवाल कर चुकी थी कि पैसा कहां से आया, सेटलमेंट हो गई, पाकिस्तान की हुकूमत को पैसा वापस कर दिया गया, लेकिन मलिक रियाज से भी तो कोई पूछेगा ना कि भाईजान ये पैसा आपने कहां से कमाया, टैक्स दिया। अगर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी मलिक रियाज से सवाल कर सकती है और मलिक रियाज के पास इस बात का जवाब नहीं था, तो फिर क्या पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ये लागू नहीं होता रूल के आप भी सवाल करें मलिक रियाज साहब से कि मलिक साहब कम से कम कौम ऐते दस छड़ो कि ये पैसा आपने किस तरह कमाया, कितने प्लॉट बेचे, उसके ऊपर टैक्स दिया नहीं दिया, ये पैसा आपका था, किसी और का था, काला धन था, ये पैसा कहां से आया। आज आपको समझ में आ गई होगी कि जब नवाज शरीफ ये बात करते हैं ना कि जनाब ये मत सवाल करें कि ये पैसा कहां से आया, किसने बनाया, किसका पैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बनाया गया, ड्रग मनी है, कहां से ये पैसा आया। बहुत सारे मुल्कों ने इसी रास्ते पर चलकर तरक्की की, शायद ये मलिक रियाज साहब वाला रास्ता है। और मलिक रियाज से ये सवाल अगर कोई पूछेगा तो वो किस हैसियत में पूछेगा। तो व्यूअर्स, ये भी एक बुनियादी वजह है कि ये केस जो नैब बनाना चाह रही है ये शायद इतना पायदार नहीं है और ये ज़्यादा देर जो है वो नहीं चल सकेगा। इसमें एक और जो अहम सवाल था कि प्रोसिक्यूशन गवाह जो है वो क्यों पेश नहीं कर रही। अच्छा जी, इसके ऊपर एक तो इस केस में अदालत ने 20 नवंबर तक स्टे ऑर्डर दे रखा है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन अपने गवाह जो है वो पेश करेगी। व्यूअर्स, समाअत जो है वो 21 नवंबर तक मुलतवी की गई है और फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को जो स्टे उन्होंने दे रखा है इसके ऊपर क्या अपना फैसला सादिर करती है और फिर ये केस आगे चलेगा। लेकिन नैब अपनी कार्रवाई जो है वो डाल रहा है और वो धड़ाधड़ जो है इंक्वायरी भी कर रहा है, सवालनामे भी खान साहब को दे रहा है, लेकिन कोई मलिक रियाज से जाकर ये नहीं पूछ रहा कि मलिक साहब ये कौम को ज़रूर बता दें कि ये पैसा आपने कैसे कमाया है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।